बच्चों हमें अगली क्लास में स्टार्ट करना था। सो सल्तनत कालीन साहित्य, बेसिकली सल्तनत काल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कौन कौन इसके लेखक थे। तो बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात आप सभी लोग याद रखो। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम सल्तनत कालीन साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में जाओ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे मैक्सिमम सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने की आप लोग कोशिश करें। और बाकी आपको जो भी इशू और जो भी सजेशन होता है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और इस पर फर्दर अपडेट के लिए कोई ना कोई काम किया जाएगा और धीरे धीरे इनमें सुधार किया जाएगा। अभी हम लोग इस तरह पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज़ कराएंगे हम। और एमसीक्यूज़ में आप कोशिश करेंगे, आप देखिएगा कि सल्तनतकालीन जो भी एमसीक्यू हम लोग करेंगे वो सारे के सारे इसी से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास सल्तनत कालीन साहित्य की। सबसे पहले अगर आप देखें, लेखक हैं हसन निजामी, उनकी पुस्तक थी ताज उल माशिर। ठीक है, हसन निजामी एक लेखक थे सल्तनत काल में, जिनकी पुस्तक का नाम था ताज उल माशिर। फिर एक आपके अगले लेखक थे मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने लिखी थी तबकाते नाशरी। फिर हैं आपके आपके अमीर खुसरो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो पे। अगर देखो सल्तनत कालीन में साहित्य का वर्णन होगा तो अमीर खुसरो का नाम बच्चों जरूर आता है। इसलिए बच्चों आपको अमीर खुसरो के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो अमीर खुसरो में एक पहली पुस्तक है नूह सिपेहर, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, पहला। फिर अगर आप देखें ध्यान से, इसी में जो ये है कश्मीर की प्रशंसा भी करता है। इसी ने लिखा था गर फिरदोस बर्ज रहूं जमी अस्त अमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्त। मतलब उन्होंने कहा था ना, पूरी दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है और यहीं है, और कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखा था। फिर उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी है किरान उश शादेन, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक है किरान उस सादेन। ये बुगरा खां तथा कैकुवाद का संवाद है इसमें। ठीक है बच्चों, ये किरान उस शादेन, ये बुगरा खां तथा कैकुवाद का संवाद है। मिफ्ता उल फुतूह, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है इसमें। मिफ्ता उल फुतूह खुसरो ने ही लिखी हैं वो पुस्तकें। चौथी है खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी है। फारसी साहित्य में पहली बार जौहर शब्द का उल्लेख किया गया है इसी पुस्तक में, और हमीर की बेटी ने जल जौहर किया था। यानी मतलब क्या होता है, पानी में डूबकर आत्महत्या करना। फिर है तुगलकनामा, तुगलक शासकों की जानकारी भी इसमें मिलती है। छठा है आशिका या आशिकी, खिज्र खां व देवल रानी की कहानी। बच्चों आपको याद होगा देवल रानी कौन थी? जब गुजरात अभियान चला था, तो गुजरात अभियान में कर्ण बघेल वहाँ के शासक थे, तो उनकी बेटी का नाम है देवल रानी। ठीक है, तो खिज्र खां और देवल रानी की कहानी है इसमें। फिर खुसरो के बारे में एक फेमस जो पॉइंट हैं, बस आप लोग ये याद रखें कौन कौन से। फिर अगला खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है बच्चों, खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसे हिंद का तोता भी कहा जाता है। इसे हिंद का तोता भी कहा जाता है। यह 7 सुल्तानों के समकालीन रहा है। ठीक है बच्चों, यह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, यह पहला व्यक्ति था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, यह पहला व्यक्ति है जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया। इसने संगीत में भी योगदान दिया। तंबूरा एवं वीणा को मिलाकर इसने सितार का आविष्कार किया। तंबूरा एवं वीणा को मिलाकर इसने सितार का आविष्कार किया। कव्वाली, तराना जैसी गायन शैली प्रारंभ की, विकसित की। इसने गज़ल तथा ख्याल जैसी गायन शैली को भी विकसित किया। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखें तो सल्तनत काल में साहित्य का कोई विशेष नहीं है। तो अगर हम मेन देखें तो आपको 3 ही लेखक मिलेंगे, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा साहित्य लिखे हैं। हसन निजामी ने की लिखा है ताज उल माशिर। हसन निजामी ने, बच्चों एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी है ताज उल माशिर। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबकात ए नाशरी। और अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं 6। पहला है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। और इसी नूह सिपेहर में भी कश्मीर की प्रशंसा के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है, और इसने ये बोला है कि अगर दुनिया में या धरती में कहीं भी स्वर्ग है वो, तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है।
दूसरा है इन्होंने जो पुस्तक लिखी किरानुसादिन। किरानुसादिन क्या है? बुगरा खां के कुवत के बीच का संवाद है। मिफ्ताह उल फुतूह जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है इसमें। खजाइन उल फुतूह तारीख़ अलाई यानी अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में जानकारी, और ये पहला फारसी साहित्य जिसमें जौहर जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। तुगलकनामा आशिका एवं आशिकी, और खुसरो के बारे में कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। इसे हिंद का तोता भी कहते थे और 7 सुल्तानों के समकालीन रहा। तो ये बच्चा कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेखक है जो 7 सुल्तानों के समकालीन रहा है, तो अमीर खुसरो। ये प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी रचनाओं में फारसी में रचना कर रहा था, लेकिन हिंदी लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया इसने। इसका संगीत में भी योगदान है। इसने क्या किया था? तंबूरा एवं वीणा को मिलाकर सितार बनाया था। इसने कव्वाली तराना जैसी गायन शैली भी प्रारंभ की, विकसित की। इसने गज़ल एवं ख्याल जैसी गायन शैली को भी विकसित किया है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली सल्तनत काल का साहित्य है। अब आते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन पे। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना साहित्य। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला है सल्तनत कालीन प्रशासन। बेसिकली ये है कि सल्तनत काल का जो प्रशासन था वो कैसे डिवाइडेड था। पहला सुल्तान, ये बेटा पॉइंट वाइज पढ़ना है। सल्तनत कालीन प्रशासन में पोस्ट वाइज की कौन सी पोस्ट सबसे ऊपर है, तो पहला सुल्तान। सुल्तान में पहला पॉइंट कहता है केंद्रीकृत, निरंकुश, वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मतलब सीधी सी बात है, सारी पावर किसके पास थी? सुल्तान के पास। निरंकुश मतलब इस पर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता था, सब अपने हिसाब से डिसाइड। वंशानुगत यानी वही सुल्तान का बेटा सुल्तान बनेगा। राजतंत्रात्मक यानी राजशाही थी। ठीक है। सिद्धांत, सुल्तान को वैसे भी क्या कहा जाता है? खलीफा का प्रतिनिधि। ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता में वह स्वतंत्र शासन ही करता था। तो ये बात आप बच्चों याद रखें कि जो सुल्तान होता था वो क्या होता था? खलीफा का प्रतिनिधि। उसकी सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल भी होता है। सुल्तान आप समझ लो आज का प्रधानमंत्री, तो उसकी सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल होता है जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ठीक है। अब उनके मंत्रिमंडल में कौन थे? पहला वजीर। वजीर क्या होता था? वित्त मंत्री। ठीक है बच्चों, सल्तनत काल में सबसे पहला सुल्तान, दूसरा वजीर। और वजीर कौन होता था? वित्त मंत्री। दूसरे होते थे मुशरिफ ए मुबालिक, महालेखाकार, जिसे आजकल हम लोग बोलते हैं कैग। मुस्तौफ़ी ए मुबालिक, महालेखा परीक्षक। वजीर के अधीनस्थ होते थे, लगभग इक्वल मतलब सेम रैंक। वित्त मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है ना, तो मुशरिफ ए मुबालिक और मुस्ताफ़ी ए मुबालिक ये भी दोनों के दोनों कैबिनेट मिनिस्ट्री की रैंक पे ही आते हैं एक तरह से। दीवाने इंशा पत्राचार विभाग। ठीक है बच्चों, दीवाने इंशा पत्राचार विभाग मतलब लेखन, किसी को संदेश पहुंचाना है, किसी का संदेश आया है तो वो दीवाने इंशा पत्राचार विभाग। फिर दूसरा है दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने बरीद, दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए अर्ज सैनिक विभाग, इसका प्रमुख कौन होता था? दीवाने अर्ज का आरिज ए मुबालिक। फिर दीवाने वक्फ व्यय विभाग। दीवाने नज़र उपहार विभाग। दीवाने रसालत विदेश विभाग। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग। तो ये बेसिकली ये इनकी मिनिस्ट्रीज थी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे सबसे ऊपर सुल्तान, सुल्तान के बाद वजीर, वजीर के बाद होते थे महालेखा जिसे कहते थे मुशरिफ ए मुबालिक, और महालेखा परीक्षक मुस्तौफ़ी या मुबालिक। फिर दीवाने इंशा यानी पत्राचार विभाग। दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग। दीवाने अर्ज मतलब सैनिक विभाग। दीवाने वक्फ मतलब व्यय विभाग। दीवाने नज़र मतलब उपहार विभाग। दीवाने रसालत विदेश विभाग। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग। अब उसमें कुछ प्रसिद्ध अधिकारी भी थे, जैसे अमीर शिकार, शिकार अधिकारी होता था ये। अमीर ए शिकार यानी शिकार अधिकारी। अमीर ए आखुर यानी अश्व अधिकारी यानी घोड़ों का। अमीर ए हाजब अमीर ए हाजिब ये सुल्तान का पर्सनल असिस्टेंट होता था, जिसे कहते हैं सुल्तान का निजी सहायक। प्रसिद्ध अधिकारी सल्तनत काल के मैं बता रहा हूँ। फिर अमीर मजलिस शाही दावत की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति जो था उसे कहते थे अमीर मजलिस। वकील दर शाही महल की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला, जो भी शाही महल में आवश्यकताएं होती थी उनको पूर्ण करने वाले व्यक्ति को कहते थे वकील ए दर। फिर हस्तीशाला का प्रमुख जो होता था उसे कहते थे सहना ए पिल। धार्मिक मामलों का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे सद्र उश सुदूर। और न्यायाधीश जो था उसे कहते थे काजी उल कज्जाद। प्रांतीय व्यवस्था भी थी, इसमें दो थे, एक था वजह, वजह मतलब छोटी एकता।
तो इक्ता का जो हेड होता था उसे कहते थे इक्तेदार या वली, और वजह का जो हेड होता था उसे कहते थे वजेदार। अब बस सैनिक प्रशासन में आते थे। याद रखिएगा, इनकी एक केंद्रीय सेना होती थी जिसे कहते थे हस्म ए कल्ब। सल्तनत काल में सेना भी दो भागों में थी, प्रांतीय और केंद्रीय। तो केंद्रीय सेना जो होती थी वो है हस्म ए कल्ब। जैसे आपने देखा होगा, जो सुल्तान बड़े बड़े राज्य जीत लेते थे वहाँ पर अपने ये लोग क्या बनाते थे, सूबेदार ये सब बनाते थे। तो सूबेदार जहाँ सरकार चला होता तो प्रांतीय सरकार है, और सुल्तान जहाँ बैठा है वो केंद्रीय सरकार है। ठीक है, तो सैनिक प्रशासन में पहला है हस्म ए कल्ब यानी केंद्रीय सेना, फिर हस्म ए अतराफ ये होती थी प्रांतीय सेना, सवार ए कल्ब यानी घुड़सवार, खासे खैल यानी अंगरक्षक सेना। और एक बात आप सब लोग याद रखिएगा कि सल्तनत काल में सेना को नियमित बनाने का काम जो किया है वो किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही नियमित सेना का गठन किया है। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया, यानी 10 सवार, यदि 10 सवार सैनिक होते थे तो उसे कहते थे एक सरे नौबत सरे खेल। 10 सरे नौबत मतलब एक सिपा सलार। ठीक है बच्चों, 10 सरे नौबत का मतलब एक सिपा सलार, और 10 सिपा सलार मतलब एक अमीर, 10 अमीर मतलब एक मलिक, और 10 मलिक मतलब एक खान। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हथियार। इनकी जो मेन हथियार थे वो थे मंगलिक, गुलेल एवं अर्राट। ठीक है बच्चों, सेना के पास जो प्रमुख हथियार होता था हथियार के रूप में वो क्या होते थे, मंगलिक और दूसरा होता था आपका गुलेल, मंगलिक गुलेल और अर्राट। ठीक है बच्चों, ये मेन हथियार होते थे। अब न्याय प्रशासन पे आते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि न्याय का सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था, मतलब न्याय विभाग की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो कौन होता था बच्चों, सुल्तान। ठीक है बच्चों, यानी न्याय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन था, सुल्तान। प्रधान न्यायाधीश कौन था, काजी, और काजी ही न्याय विभाग का प्रमुख भी होता था। काजी जिसकी सहायता से न्याय करता था उसको क्या कहते थे, मुफ्ती। यानी सीधी सी बात है, काजी को निर्णय करने के लिए मुफ्ती होते, जैसे एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जस्टिस भी होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस की हेल्प के लिए ही जस्टिस बैठे हैं। तो काजी जिनकी सहायता से न्याय करता था उसे मुफ्ती कहा जाता था। फौजदारी मामलों में हिंदुओं एवं मुसलमान हेतु समान कानून होता था, लेकिन दीवानी मामले में हिंदुओं व मुसलमान हेतु अलग अलग कानून थे। गांव में पंडित एवं काजी न्याय का कार्य करते थे। ठीक है बच्चों, और कानून के स्रोत, कानून इनके धार्मिक ग्रंथों से लिए गए थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है बच्चों, कानून जो इनके बनाए गए थे वो मुस्लिम उपन्यास या साहित्य से ही बनाए गए थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। हदीस क्या है, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं। इजमा धार्मिक व्याख्याकारों की शिक्षाएं, और कयास काजी द्वारा अनुमानित सजा। देश का कानून स्थानीय कानून कहलाता है। राजस्व व्यवस्था इनकी कैसी थी, भू राजस्व कर राजस्व का प्रमुख स्रोत था। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी राज्य में उनकी इनकम का जो बड़ा स्रोत था वो भू राजस्व था। राजस्व वसूलने की जो पद्धति थी उसे बढ़ाई कहलाती थी। बटाई के प्रकार, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। बटाई के अन्य प्रसिद्ध नाम, किस्मत ए गल्ला, गल्ला ए बख्शी और हासिल। कनकूत क्या है, भू राजस्व वसूलने की अन्य पद्धति, कर्ण प्लस पूतना। शराब बनाने की आसवन विधि का आरंभ भी हुआ। कागज बनाने की विधि तुर्कों ने आरंभ की, और कलई विधि भी आरंभ हुई, यानी बर्तन चमकाने का काम जो था वो भी तुर्कों ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली सल्तनत काल से रिलेटेड हमारा सारा कुछ हो गया है। आप लोग बच्चों एक बार इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें, और फिर इसको एक बार पूरा सल्तनत काल 4 लेक्चर में आपका ख़त्म हो गया। और आप इसको चाहो बच्चों, आप इसको एक बार रिपीट करके और आराम से पढ़ लीजिए। और किसी को कोई समस्या आती है तो आज ही हम अगला लेक्चर लेंगे मुगल काल। अब हम लोग मुगल काल स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अब अगला हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, मुगल काल। सल्तनत काल के बाद क्या आता है, मुगल काल। ठीक है बच्चों, तो सल्तनत काल मिडिवल हिस्ट्री में सल्तनत काल हो गया। अब हमें पढ़ना है बच्चों मुगल काल। ठीक है, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किसका होगा, मुगल काल का। ठीक है बच्चों, और तब तक के लिए बच्चों आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें। और किसी को कोई समस्या आती है तो बेझिझक होकर पूछिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड बहुत जल्दी है तो या तेज़ है तो मैं उसको धीमा करूँगा। आप लोग अपनी बात रखें
और बाकी आप इतना ही सल्तनत काल में पढ़ें, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आप इतना ही पढ़ें और बहुत बेहतर है ये आपके लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों चलते हैं, और ठीक है, बाय एंड सबा खैर। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ठीक है बच्चों।